वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत ये घटना चक्र द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के पहले एक और दो प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर चुके थे और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। अगर वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और ये इस प्रकार हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 11। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्न अलंकार होता है। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात उपमा अलंकार का उपमान है। ऑप्शन डी राइट आंसर है उपमान। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक तथा साधारण धर्म। प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन, और उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात पीपरपात, और वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए अर्थात सरिस, और साधारण धर्म जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए अर्थात डोला। मृग नयन शब्द में समास है। तो मृग नयन शब्द में कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। मृग नयन शब्द का समास विग्रह मृग के सदृश नयन है, इसमें कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में सामान्यतः एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अगला प्रश्न है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह योजक होगा, इसका सही रूप है आना जाना। ऑप्शन ए राइट आंसर है योजक। सोद्देश्य शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सोद्देश्य शब्द का सही संधि विच्छेद स प्लस उद्देश्य अर्थात आ प्लस उ मिलकर के ओ होता है, जो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। वस्तुतः संस्कृत व्याकरण में ए और ओ को गुण स्वर कहा जाता है, इसलिए जिस संधि का परिमाण ए और ओ होता है उसे गुण संधि या गुण स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे सोद्देश्य शब्द का सही संधि विच्छेद स प्लस उद्देश्य होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो पत्र लेखन में सुभाषी शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से छोटे व्यक्तियों को लिखे गए वैयक्तिक पत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सुभाषिस। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है, जिस काल से भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्यतः भूतकाल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामान्य भूतकाल। कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य में भविष्यत काल यानी कि संभाव्य भविष्यत काल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भविष्यत काल। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताएं। तो रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो दिए गए वाक्य में कोष्ठक युक्त उपवाक्य बहुत मेहनती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसमें प्रयुक्त बहुत शब्द क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रिया विशेषण उपवाक्य। सीमांत पकौड़े खा रहा है रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो सीमांत पकौड़े खा रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
और इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है, जैसे कि सीमांत पकौड़े खा रहा है। वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म पकौड़े पर पड़ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो भक्तमाला के रचनाकार तुलसीदास नहीं बल्कि नाभा दास हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, भक्तमाला, क्योंकि रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं और भक्तमाला के रचनाकार नाभादास हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश मात्रा शब्दावली के स्थान पर संख्या शब्दावली का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि लोगों की संख्या होती है, मात्रा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, संख्या। लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो अनृत का विलोम रित होता है, तो ये युग्म सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अनृत का विलोम रित होता है। बाकी के अन्य है, मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है और इसमें विमुक्त दिया हुआ है। और विभावना का विलोम अनुभावना होता है और इसमें सद्भावना दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनृत का विलोम रित है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो वदन, आनन और आश्य, मुख, मुखड़ा ये सभी मुख्य पर्यायवाची हैं। तो वदन, आनन और आश्य ये परस्पर पर्यायवाची हैं। बाकी के कनक एवं कंचन ये सोना के पर्यायवाची शब्द हैं और निनाद का अर्थ उच्च आवाज है या शब्द है। और नियति, विधि किस्मत के पर्यायवाची शब्द हैं और धीवर मछुआरा का पर्यायवाची शब्द है। और आशुग एवं तीर ये बाण के पर्यायवाची शब्द है। और प्राज्ञता मेघा का पर्यायवाची शब्द है। मेधा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? कोहली द्वारा शतक लगाया गया वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाच्य कोहली ने शतक लगाया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, कोहली ने शतक लगाया। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है, इति ईति का सही अर्थभेद है। तो इति ईति का सही अर्थ समाप्ति विघ्न है और शेष विकल्प असंगत है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इति और ईति का सही अर्थभेद समाप्ति और विघ्न है। ईति का एक अर्थ आपदा भी होता है और प्रारंभ का अर्थ शुरुआत करना, पूर्णता पूर्ण होने की अवस्था है। और पीड़ा का अर्थ तकलीफ एवं वेदना है। और इच्छा का अर्थ चाह, ख्वाहिश है। और समापन का अर्थ समाप्त करना है। अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और अलम का अर्थ यथेष्ट या पर्याप्त होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अलम। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से ऑप्शन सी सही है। भय का भयानक होता है, भय संज्ञा है और इससे बना विशेषण भयानक है। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका क्षरण ना हो सके, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो सके। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। टा, ठा, डा और ढा। टा, ठा, डा तथा ढा ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और चा, छा, जा, झा, ई, या तथा शा का उच्चारण स्थान तालु से है, अतः ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। और पा, फा, बा, भा, मा, उ तथा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ता, था, दा, धा, ना, ला तथा शा ये दंत ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के गले से निकलने पर स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। और व्यंजन वर्गों के पहले व दूसरे व्यंजन को अघोष कहा जाता है, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा,
ता, था, पा, फा, शा, शा और शा इत्यादि। तो यहाँ पे का वर्ण अघोष है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पीने की इच्छा को कहते हैं। तो पीने की इच्छा को पिपाशा कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है पिपाशा। और पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। अगला अपठित गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न 26 से 30 तक उनके उत्तर देने हैं। तो हम लोग गद्यांश को रीड कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन की आबादी सबसे अधिक है, इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत को गांव का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्म के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े शहर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में निवास करता है। तो गद्यांश पर आधारित ये पहला प्रश्न है, किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं। तो अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति से स्पष्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो गद्यांश के प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति से स्पष्ट है कि संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है। तो अनुच्छेद की 5वीं पंक्ति से स्पष्ट है कि भारत की 3/4 जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। खेती करने वाले को क्या कहते हैं। अनुच्छेद से स्पष्ट है कि खेती करने वालों को किसान कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है। तो अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में निवास करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ रीजनिंग के प्रश्न दिए हैं, इनको हम देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उस पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो, यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो पहला कथन हो जाएगा सभी विमान रेलगाड़ियां हैं और कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका ये चित्र देख सकते हैं कि सभी विमान रेलगाड़ियां हैं और कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं। तो इस चित्र के अनुसार हम लोग मान सकते हैं कि कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं और कुछ रेलगाड़ियां विमान हैं। तो केवल यहाँ पे इसका तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र से आप लोग समझ सकते हैं। अगला है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 123 से अभिप्राय गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी और 356 से अभिप्राय है बहुत गर्म दिन और 589 का अभिप्राय है दिन और रात से है। बताएं कि बहुत के लिए कौन सा अंक है। तो बहुत के लिए अंक 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 123 का पहला समीकरण है 123 और उसका मतलब है गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी से, और 356 इसका मतलब है बहुत गर्म दिन से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में गर्म कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे संख्याओं की बात करें तो 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे गर्म का कोड 3 हो जाएगा। और समीकरण 2 और 3 तीसरे में दिन और दिन कॉमन मिल रहा है, और अंकों की बात करें तो 5 और 5 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे दिन का कोड 5 हो जाएगा। तो गर्म और दिन का कोड अगर हम लोगों को पता हो गया है तो यहाँ पे बहुत बचा है और यहाँ पे कोड 6 बचा है, तो बहुत का कोड 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर इसका 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे 152 और 164 ये श्रृंखला दी हुई है और इसमें हम 12 पूरी श्रृंखला में जोड़ते हैं हर एक अंक में। तो यहाँ पे हमें से पता चल जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो 152 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा, और 164 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 176 हो जाएगा, और 176 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 188 हो जाएगा, और 188 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इस आधार पर 12 की सीरीज चल रही है, तो राइट आंसर 80 हो जाएगा 200। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अगर इस प्रकार की आकृति आती है तो इस प्रकार की आकृति में 9 त्रिभुज होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक फलक वाले, यहाँ पे यह इसका विश्लेषण दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कुल त्रिभुजों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उस पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं।
आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो, यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो कथन है कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्ति घोषित करने को कहा, परंतु कर्मचारियों के संगठन ने इसका जमकर विरोध किया और एक भी कर्मचारी अपनी आय घोषित करना नहीं चाहता था। तो कथन के अनुसार उसके निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है कंपनी एक्स के कर्मचारियों को अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त आय, तो अतिरिक्त आय जैसा कोई भी शब्द ऊपर कथन में नहीं कहा गया है, तो निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा है कर्मचारियों का संगठन चाहता है कि पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपनी आय की घोषणा करें, तो कथन में कहीं पर भी वरिष्ठ अधिकारियों की कोई भी बात नहीं कही गई है, तो इस आधार पर राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इन शब्दों को अगर अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले आएगी जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि हो जाने से बेरोजगारी बढ़ती है, और बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी आती है, और गरीबी जब ज़्यादा होती है तो बीमारी होती है, और बीमारी के बाद फिर मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी और फिर मृत्यु। अगला है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे ये हुआ है कि यानी कि 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो 10 होगा, और 10 में अगर हम 4 यानी कि बीच वाला अंक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14। इसी प्रकार 3 और 3 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे और प्लस 6 ऐड करेंगे तो 3 3 9 और 6 15 हो जाता है, तो यहाँ पे 15 आता है। और इसी प्रकार अगर 7 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो 4 यानी कि 14 आएगा, और 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर उसको खिसकाया ना जाए तो वो 9वें स्थान पर होगा, क्योंकि 2 स्थान खिसका दिया जाता है उसके बाद में वो 7वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति होगी। तो यहाँ पे 7 + 2 वही किया गया है, 9वां स्थान बाएं से है उसका, तो दाहिनी ओर से 16 बच्चों की पंक्ति में उसका 16 - 9 और +1 यानी कि 8वां स्थान हो जाएगा। राइट आंसर है बी 8वीं। अगला है एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। वह महिला फोटोग्राफर के पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो वह महिला फोटोग्राफर के पुरुष से बहन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहन। आप लोग यहाँ पे चित्र से समझ सकते हैं या अपने द्वारा किसी भी तरीके से लगाएं फिर उसका आंसर देखें। अगला है यदि राहुल आदित्य से लंबा किंतु रोहन से छोटा है और रोहन करण से लंबा है तो कौन सा सबसे लंबा होगा। तो यहाँ पे चित्र से आप लोग समझ सकते हैं कि रोहन सबसे लंबा है, तो राइट आंसर है सी रोहन। अगला है निम्नलिखित आकृति में वर्ग औषध विक्रेताओं को दर्शाता है, यानी कि वर्ग जो है वो औषध विक्रेताओं को दर्शाता है, और त्रिभुज गायकों को दर्शाता है, तो त्रिभुज गायकों से संबंधित हो गया। और वृत्त जो है ये शल्य चिकित्सकों को दर्शाता है, तो वृत्त का संबंध शल्य चिकित्सकों से हो जाएगा। और आयत माताओं को दर्शाता है, तो आयत का संबंध माताओं से हो जाएगा। अब पूछा गया ऐसा कौन सा समूह है जो शल्य चिकित्सक यानी कि वृत्त को दर्शाता हो और जो या तो माताएं या गायक हो, यानी कि त्रिभुज या आयत के अंतर्गत आए। तो ऐसा एक ही समूह है सी, ए और एफ। राइट आंसर हो जाएगा बी AFC। यहाँ आप लोग समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। अगला प्रश्न है एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नजर आता है। दोपहर को जब 2 बजे का समय नजर आएगा तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम चुकी होगी। यानी कि घंटे की सुई सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का कुल समय 6 घंटे होता है, और घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में आंतरिक कोण 30 डिग्री होता है, और घंटे की सुई द्वारा 6 घंटे में आंतरिक कोण 30 × 6 यानी कि 180 डिग्री।
अगला है दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो सही दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुने। तो प्रश्न आकृति, प्रत्येक अगली आकृति 90 वामावर्त यानी वामावर्त घूम रही है, अतः रिक्त स्थान पर ऑप्शन बी आ जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है सदृश को पूरा करें। जिस प्रकार रात सितारों से संबंधित है उसी प्रकार दिन का संबंध सूर्य से है। तो राइट आंसर है ए सूर्य। जिस प्रकार सितारे रात में दिखाई देते हैं उसी प्रकार सूर्य दिन में दिखाई देता है। अगला है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो भारत में स्थित ऑप्शन बी राइट आंसर है, यहाँ पे वाराणसी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। अगला है जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं। तो जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण कहा जाता है। तो जैन धर्म की 3 रत्न है सही विश्वास यानी कि सम्यक दर्शन, सही ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान और सही आचरण यानी कि सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणित करने को ही सम्यक आचरण कहा जाता है। और जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। अगला है विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई। तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है। इसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है और इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस ऑप्शन सी राइट आंसर है, संस्कृत में लिखी गई थी। थोसीर घर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। तो थोसीर घर वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात महाराष्ट्र की सतारा जिले में स्थित है और सतारा जिला भीमा और कृष्णा नदी घाटियों में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे विकल्प थोड़ा मिस हो गए हैं, उसको आप लोग मैनेज कर लेना। आप लोग यहाँ पे इसका विश्लेषण देख सकते हैं। अगला है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। ध्यातव्य है कि पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए अनाईमुड़ी। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। तो भारत में वर्ष 1998 में आईसीआईसीआई बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। और एटीएम का सर्वप्रथम भारत में संचालन वर्ष 1987 मुंबई में एचएसबीसी बैंक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और शाखा बाजार पूंजीकरण तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। तो नाबार्ड का विस्तृत रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नाबार्ड का पूरा नाम है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इस बैंक की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र के विकास के लिए 12 जुलाई 1982 को शिरोमणि समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। यह बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये कथन भी सही है। और तीसरा कथन है, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, तो ये कथन भी सही है। और चौथा कथन है, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन पूछा गया है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यह भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है, जो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार की तुलना में कम है। तो इस आधार पर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए राइट आंसर है, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो सितंबर 2023 में नई दिल्ली भारत में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में बनाया गया है। इस पार्क को वेद वन पार्क के रूप में जाना जाता है। इस पार्क में वैदिक साहित्य में वर्णित बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधे एवं वृक्ष हैं। तो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में, ऑप्शन डी राइट आंसर है, बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में संपन्न प्रतिष्ठित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2023 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित कर जीता। महिला एकल का खिताब एका स्विटेक जो कि पोलैंड में रहती हैं, उन्होंने जीता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मई 2023 में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है और इस विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना IAF की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई।
तो यहाँ पे राइट आंसर है चंडीगढ़, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो अप्रैल 2023 में केरल जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है और अप्रैल 2023 में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया। इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतें एवं 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, केरल। केरल राज्य जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। तो पुणे स्थित CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया गया। तो भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं शुद्ध गति यानी कि स्पीड और विश्वसनीयता इत्यादि। तो यहाँ पे सभी राइट आंसर हो जाएगा, शुद्धता, गति, विश्वसनीयता, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, CPU। CPU का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? CPU की कार्य निष्पादन क्षमता का मापन प्रायः मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा अर्थात 0 एवं 1 को समझता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है, ग्रुपवेयर होता है। तो ग्रुपवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग दस्तावेज को साझा करने, दस्तावेज प्रबंधन, कार्य प्रबंधन आदि में किया जाता है। तो ग्रुपवेयर ऑप्शन बी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर है। ग्रुपवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कोई भी यूजर इससे अध्ययन कर सकता है। इसके साथ ही लिनक्स को संशोधित पुनरावृत्ति कर सकता है या अपने संशोधित कोड की प्रतियां भी बेच सकता है। जबकि मैक विंडोज़ तथा माइक्रोसॉफ्ट क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है, या हम कह सकते हैं यूनिक्स एक ओपन सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स परिचालन तंत्र सर्वरों और कार्यस्थल दोनों में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में अंग्रेजी कंप्यूटर भाषा नहीं है, बल्कि यह संचार भाषा यानी कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जबकि शेष अन्य कंप्यूटर भाषा हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, यानी कि अंग्रेजी कंप्यूटर की भाषा नहीं, बाकी फोरट्रॉन और पास्कल और कोबोल ये सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा केबल लाइट बीम के रूप में आंकड़ों को प्रसारित करता है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल लाइट बीम के रूप में संकेतकों को प्रसारित करती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल के दो मुख्य भाग हैं, पहला कोर और दूसरा क्लैडिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, फाइबर ऑप्टिकल केबल। अगला प्रश्न है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो टेलीविजन एवं रेडियो ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है और सिंप्लेक्स लाइन केवल एक दिशीय सूचना का आह्वान करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है सिंप्लेक्स, ऑप्शन ए राइट आंसर है। टेलीविजन ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन से टेलीविजन एवं रेडियो ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं और हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी वेब पेज का पता दिया होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हाइपरलिंक वेब पेज एक दूसरे से
हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, शीर्ष, ये मार्जिन का प्रकार नहीं है। बाकी बाएं, मध्य एवं दाएं ये सभी मार्जिन के प्रकार होते हैं, पेज मार्जिन के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो MS वर्ड में चयनित यानी कि सिलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल है। और सब्ट्रैक्ट की मदद से हम सामान्यतः टेक्स्ट लाइन के नीचे लगने वाले अक्षरों को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है कंट्रोल+इक्वल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्दों को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+इक्वल है। अगला प्रश्न है, कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है? तो कोड की स्क्रैम्बलिंग इनस्क्रिप्शन कहलाती है और स्क्रैम्बलिंग द्वारा मुख्य रूप से ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाने वाले प्राप्त आंकड़ों से जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकता है। तो कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि राम प्रसाद बिस्लिम का संबंध शाहजहांपुर से है, इलाहाबाद से नहीं है। बाकी अमीर खुसरो का संबंध एटा से है और मिर्जा गालिब का संबंध आगरा से है और जोश का संबंध मलियाबाद से है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में 1897 ईस्वी में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी केस, अब काकोरी एक्शन में वर्ष 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली यानी कि एटा में हुआ था और वर्तमान में पटियाली नवगठित जनपद कासगंज में स्थित है। और मिर्जा गालिब आगरा तथा जोश मलियाबाद से संबंधित है। काकोरी केस या काकोरी कांड को अब काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? तो इंडिया ब्रॉड इक्विलिटी फंड 2007 के अनुसार हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, हथकरघा उद्योग। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है? जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 79.24% है के स्तर पर थी, और जबकि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 77.3% के स्तर पर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, 79.24%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से संबंधित है और इसमें इलाहाबाद दिया हुआ है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी समसपुर ये रायबरेली से संबंधित है और बखिरा पक्षी विहार ये संत कबीरनगर से संबंधित है और सांडी पक्षी विहार ये हरदोई से संबंधित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है और स्पष्ट है कि विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद अब प्रयागराज में भी नवाबगंज है, किंतु यहाँ कोई पक्षी विहार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश दलहन फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2021-22 के अंतिम आंकड़ों में कुछ इस प्रकार है। चना 6.08 लाख हेक्टेयर और उड़द 5.61 क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर और अरहर 2.90 क्षेत्रफल प्रति लाख हेक्टेयर में और मूंग 0.85 क्षेत्रफल के हिसाब से लाख हेक्टेयर में है। तो यहाँ पे देखा जाएगा निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है यहाँ पे चना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवा नदी पर स्थित है और बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, ऑप्शन ए राइट आंसर है बेतवा नदी।
अगला प्रश्न है यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ऑप्शन बी राइट आंसर है। यमुना एक्सप्रेस वे को ताज एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और 165.537 किलोमीटर लंबा यह मार्ग उत्तर प्रदेश के दो शहरों ग्रेटर नोएडा एवं आगरा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, तो चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है और यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है, इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए चरकुला। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से चरकुला लोक नृत्य से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। मोतीबाई, रसूलनबाई और सिद्धोश्री देवी, इनका संबंध बनारस घराने से है। रसूलनबाई, मोतीबाई एवं सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित हैं, जबकि बेगम अख्तर पटियाला घराने से संबंधित हैं। बनारस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती, भजन, गजल और ध्रुपद धामर के गायन में पारंगत हैं। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में मेला दिया हुआ है और सूची सेकंड में आयोजन स्थल दिया हुआ है। तो बटेश्वर मेले का आयोजन ये आगरा में किया जाता है और देवा ये बाराबंकी से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ए का तीसरा यानी कि बटेश्वर आगरा से संबंधित है और बी का पहला यानी कि देवा बाराबंकी से संबंधित है और हरिदास जयंती ये संबंधित है वृंदावन से और नौचंदी मेले का संबंध हो जाएगा मेरठ से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले उपयुक्त मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों का सही सुमिरन इस प्रकार है। बटेश्वर आगरा से संबंधित है और देवा बाराबंकी से संबंधित है, हरिदास जयंती वृंदावन से संबंधित है और नौचंदी मेरठ से संबंधित है। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2006 को सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के संगीत रत्न पुरस्कार को प्रारंभ करने की घोषणा की। साथ ही 1 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के साथ संगीत अकादमी के गठन की भी घोषणा की है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है लखनऊ। जुलाई 2023 में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंदर ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में किया। लगभग 4800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित शहीद स्मारक पर वर्ष 1957 से अब तक के 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्माण रियल एस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर की ओर से किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है गोरखपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार गीता प्रेस को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला है अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 यानी कि नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव
2023 लखनऊ में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र ये लखनऊ में स्थित है और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये संबंधित है, तो ये संबंधित है आगरा से। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यानी कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये संबंधित है कानपुर से। और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये संबंधित है नोएडा से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र सेंट्रल ये लखनऊ में स्थित है और लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आगरा में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में स्थित है। और वीवी गिरी नेशनल लेबर नोएडा में स्थित है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में उद्योग हैं और सूची सेकंड में उनकी स्थिति दी हुई है। तो काष्ठ पादुका ये संबंधित है, ये पीलीभीत से संबंधित है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये संबंधित है रायबरेली से। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री इसका संबंध है झांसी से। और उर्वरक कारखाना इसका संबंध है फूलपुर से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला है सूची फर्स्ट एवं उसका विश्लेषण यहाँ पे दिया हुआ है। काष्ठ पादुका ये पीलीभीत से संबंधित है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये रायबरेली से संबंधित है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये झांसी से संबंधित है। और उर्वरक कारखाना ये फूलपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। तो यहाँ पे सूरदास प्रिय प्रवासा से संबंधित नहीं है। बाकी जयशंकर की रचना है प्रेम प्रतीक। और मैथिली शरण गुप्त की रचना है तिलोत्तमा। और महादेवी वर्मा की रचना है छड़दा। तो सही सुमेलन इस प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद प्रेम प्रतीक से संबंधित है और जबकि प्रेम प्रवासा हरि औषध से संबंधित है। और मैथिली शरण गुप्त ये तिलोत्तमा से संबंधित है और महादेवी वर्मा छड़दा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय यानी कि चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय यानी कि चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना ये 1957 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1957। तो वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।